जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होगे। हमारी अनाउंसमेंट वीडियो देख ली होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जियो पॉलिटिक्स डिकोड एंड डिस्कस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जा चुके होंगे आप लोग। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशंस। ये सामने लिखा दिख रहा है, पेन अच्छा वाला लगा लेते हैं ना, येलो लगाते हैं आज। ये सामने दिख रहा है इंडिया यूएस रिलेशंस ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। बेसिकली अगर हम बात करें ना यार, तो जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। वाई आई एम सेइंग सो, क्यों मैं इन्हें कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ। कभी कभी इंडिया और यूएस एक्ट करते हैं एज अ फ्रेंड्स, कभी ये एनिमीज़ बन जाते हैं, कभी ये कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तो कभी एकदम अननोन बन जाते हैं। यार हम तो तुम्हें जानते ही नहीं हैं, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो यार, मैं तो नहीं जानता, सॉरी, है ना। बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूएस कहता है इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, इज़ वेरी गुड फ्रेंड, बट ऑन द सेम हैंड इट सपोर्ट्स पाकिस्तान। वेदर इट इज़ 1971 की वॉर ले लो, या फिर आप ऑप सिंदूर ले लो, कहीं भी दे सपोर्टेड पाकिस्तान, दे प्रेफर्ड पाकिस्तान ओवर अस। अभी बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया कहता है यूएस इज़ अ वेरी गुड पार्टनर। फिर नीचे एक और लाइन आती है, बट रशिया इज़ बेटर। हिपोक्रेसी समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रही हैं, वो कितने मजबूती से हाथ पकड़ रखा है। बट वहीं ऑन द सेम हैंड एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रही हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इनके रिलेशंस को डिफाइन कौन कौन करता है, ठीक है, तो पहला तो हो गया इनका डायस्पोरा। ठीक है, बात करेंगे अभी आगे चल के अपन डायस्पोरा पे भी पूरी बात करेंगे, क्या डायस्पोरा होता है, कितना डायस्पोरा है, क्या कंट्रीब्यूशन है डायस्पोरा का, वेदर इट इज़ अबाउट यूएस इकोनॉमी और अबाउट द इंडियाज जीडीपी। दूसरा टैरिफ, तीसरा डिफेंस डील्स, सैंक्शंस, वी कैन से। ये सारी चीज़ें मिलके इंडिया और यूएस के रिलेशंस को डिफाइन करती हैं कि क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कहाँ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं 1947 में। 1947 में यूएस रिकॉग्नाइजेज इंडिया कि ओके, एक नया कंट्री है जो इंडिपेंडेंट हुआ है, कहाँ से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की एक कॉलोनी है जो इंडिपेंडेंट होगी, जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, देन आता है कोल्ड वॉर एरा 1954 से 1901 तक। इस कोल्ड वॉर एरा में बेसिकली यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तान। यू रिमेंबर 1971 वाला वॉर, यूएस की नेवी हमारे अगेंस्ट थी, या 1965, या 1999, या ऑप सिंदूर, कोई भी यार ले लो यार। कोल्ड वॉर के बाद भी अगर तुम ले लो ना, सब जगह भी पाकिस्तान को हमेशा प्रेफरेंस मिली है। क्यों मिली है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में ना, क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा ज़रूरी है यूएसए के लिए, क्या यूएसए की जान बसती है पाकिस्तान में। देन आता है 1990s, पोखरान याद है आपको। इंडिया कहता है नहीं यार, अब हम अपन ना न्यूक्लियर्स पे जाएंगे, तो उससे यूएस को प्रॉब्लम हुई थी। देन आता है 2000s, चीज़ें बेटर होती हैं, बेटर रिलेशंस आते हैं। एक्चुअली जब बेटर रिलेशंस पता कब आए, जब 1991 का रिफॉर्म्स आया, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स आया ना, उसके बाद से चीज़ें बेटर होनी चालू हुई हैं। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, यूएस, क्योंकि कैपिटलिज्म है यार, कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट कंट्री का क्या कहना होता है, अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री हो, आपका मतलब किससे है, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है प्रॉफिट से। अब आप इंडिया जैसी कंट्री में प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे यार, अगर इकोनॉमी ओपन नहीं है। बाद में जब इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में, मिक्सड इकोनॉमी में आए, देन जाके इंडिया और यूएस के रिलेशंस बेटर होने चालू हुए, राइट। अभी 2026 चल रहा है, बड़े प्यारे रिलेशंस हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं,
एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीपल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, एक एक करके एक एक सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफेंस। यूएस जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सुना होगा बहुत सारे, आप एसएसबीज में जाओगे यार, आपको नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे, राइट? आपने नाम सुना होगा अपाचे का, नाम सुना होगा MQ-9B। दो तरह के ड्रोन्स है ना, 18 नाम बताना इनके। नेवी के पास कौन सा है, कमेंट करना, ठीक है? नेवी के पास कौन सा है और एयरफोर्स के पास कौन सा है? और बताओ, M777, हुविट्ज, ये सुना होगा। ये सारी डिफेंस डील्स हैं यार, इन टोटल अच्छी खासी डिफेंस डील्स हैं। इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो $19+ बिलियन ये इंडिया यूएस की टोटल डिफेंस डील्स हैं, अकेले डिफेंस की अगर हम ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो। उसके अलावा मल्टीपल इनिशिएटिव्स इस पर्टिकुलर डिफेंस में ही, आप चाहे वो लेमोआ हो हमारा 2015 में लिया गया। यार इसके फुल फॉर्म तुम लोग बताओगे ना, मैं नहीं बता रहा। इसके फुल फॉर्म्स जो भी हैं ये तुम लोग कमेंट करोगे। चाहे वो कुमकासा रहा हो 2018 का, या फिर बेका है। अगर नहीं आती हैं कमेंट करना, नहीं समझ में आ रही है तो एक काम करेंगे अपन, इस पर एक और शॉर्ट वीडियो बना के इसको अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथों ना, मालाबार युद्ध अभ्यास पढ़ा होगा रिटर्न में, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगे। मतलब आप समझ पा रहे हो, यूएस और इंडिया डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करती हैं आपस में, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं यूएस और इंडिया के डिफेंस के मामले में। एक और चीज़ है जो हमने अभी मिस कर दी है, व्हाट इज़ दैट? यस, क्वाड। अभी ऑल्दो क्वाड की थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, बट इट्स ओके। क्वाड एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी, ठीक है? अगर हम और सेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, और सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आता है ट्रेड। ट्रेड एंड इकोनॉमी आता है हमारा, बड़ा ही प्यारा सेक्टर है ट्रेड एंड इकोनॉमी, अच्छी खासी ट्रेड है। 130 बिलियन डॉलर्स। यार क्या हो गया, जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हुआ। $130 बिलियन, इतनी ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम है। और ये ट्रेड वॉल्यूम कब का है पता है? 2024-25 अलोन, 2024-25 अलोन का ट्रेड वॉल्यूम है ये इंडिया यूएस का। इंडिया बेसिकली क्या है, यूएस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, और 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, गेस करो कितनी % की ग्रोथ आई होगी? गेस करो 72% की मैसिव ग्रोथ है सिर्फ ट्रेड्स में। नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया यूएस के रिलेशंस में। बेसिकली क्या होता है ना यार, इंडिया को चाहिए था सप्लाई चेन। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट किस पे होती हैं? इस पर्टिकुलर चीज़ पे, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आज के टाइम पे कौन कौन लीड कर रहा है? एक तो चाइना लीड कर रहा है, एक कौन लीड कर रहा है? एक यूएसए लीड कर रहा है। रशिया भी है, बट रशिया उस वॉर के चक्कर में फंस जाता है अक्सर। इंडिया को इस पर्टिकुलर कंट्री से डाइवर्सिफाई करनी थी अपनी चीज़ें। कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं? दूसरी कंट्रीज़ के पास जाके, जो हमने किया। हमने कुछ चीज़ें रशिया से लेनी चालू की, कुछ चाइना से लेनी चालू की, कुछ यूएसए से लेनी चालू की। हमारी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हुई। कल को अब किसी कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ कुछ हो जाता है, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड होता है, थर्ड एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पीपल टू पीपल। पीपल टू पीपल टाइज ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल H1B वीज़ा की हेल्प से, अभी इसके आगे मैं एक चीज़ मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, एक इशू भी H1B वीज़ा का। इस वीज़ा की हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसए जाते हैं स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए।
वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ जाके वो जॉब्स ले लेते हैं। नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली का। वहाँ जाके वो जॉब्स ले लेते हैं, अच्छा खासा वहाँ बस जाते हैं और फिर वहाँ से इंडिया में पैसा आता है। इंडिया में एक हैवी रेमिटेंस अमाउंट इंडिया आता है, जो कि इंडिया की जीडीपी में अच्छा खासा ग्रोथ करता है। और वो कहाँ से आता है? वो आता है 4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा से। 4 मिलियन इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी हेल्प से आता है। आगे बढ़ते हैं यार। हर रिलेशन में ना चैलेंजेस आते हैं, हर रिलेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही आते हैं। अभी मैंने इतने सारी चीज़ें बताई ना, सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेड डिस्प्यूट। देखो यार, बात ऐसे समझो, जब आप कैपिटलिस्ट्स के साथ डील करते हो ना, तो कैपिटलिस्ट को क्या चाहिए होती है? कैपिटलिस्ट को चाहिए होता है प्रॉफिट। उन्हें चाहिए होता है प्रॉफिट, उन्हें और किसी चीज़ से कोई खासा मतलब नहीं होता है। उन्हें रहता है यार तुम हमें प्रॉफिट देते रहो, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बट उसी प्रॉफिट के चक्कर में यार हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। वो हमें क्या झेलना पड़ा? हमें झेलना पड़ा 50% टैरिफ। हमें झेलना पड़ा 50% टैरिफ। 25% तो मिल रहा था, 25% रिवर्स टैरिफ हमें झेलना पड़ा हमारी चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हुई, हमारी मार्केट अनस्टेबल हुई, हमारे रिलेशंस अनस्टेबल हुए। ओवरऑल हमारी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आई सिर्फ इन टैरिफ्स की वजह से। सेकंड, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ रुपी। किसकी? हमारे भारतीय रुपए की डिप्रिशिएटिंग वैल्यू गिरती ही जा रही है यार। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है धीरे धीरे, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है धीरे धीरे, राइट। उसके अलावा अगला चैलेंज चाइना। यूएसए का कहना है इंडिया जो है, एज़ पर यूएसए, इंडिया को एंटी चाइना चीज़ें करनी चाहिए, एंटी चाइना स्टांस लेना चाहिए। बट इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया कह रहा नहीं, हम तो नॉन लाइंड हैं, हम क्यों एंटी चाइना वाली चीज़ें करें, हम तो नॉन लाइंड है ना यार। इस वजह से यूएसए को प्रॉब्लम हो रही है। यूएसए कह रहा है यार तुम तो यार हमारी साइड थे, अब तुम सही से एंटी चाइना स्टांस भी नहीं ले रहे हो। यूएसए का ये कहना है। उसके अलावा एक इशू और आ रहा है, जो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले H1B वीज़ा के बारे में बताया था, तुम्हें बताया था कुछ होता है H1B वीज़ा। यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने कहा है भाई अगर तुम्हें H1B वीज़ा चाहिए तो लेट्स से पहले तुम X अमाउंट देते थे, उस X अमाउंट के अब तुम Y अमाउंट दोगे, और Y अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स H1B वीज़ा की हेल्प से जाते थे यूएसए पढ़ने और जॉब के लिए, नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये जो प्राइस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा एक रशिया बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया यूएस के रिलेशंस को हैम्पर करने में। क्यों? हम ऑयल लेते हैं रशिया से, यूएस ने हमसे कहा ऑयल मत लो, अगर लोगे तो तुम पे क्या लगेगा? सैंक्शन लगेगा। हमने कहा लगा लो, हम ऑयल तो रशिया, हमारे भाई रशिया से लेंगे। और उसने और क्या बोला? S-400 मत लो। हमने कहा ना, हम वहाँ से लेंगे। Su-57 की बातें चल रही हैं, वो अभी भी कह रहा है मत लो, हमसे F-35 ले लो। हमने कहा ना, हम जो करेंगे हम अपने मन का करेंगे, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने भाई, होते कौन हो हम, तुम्हारी बातें क्यों सुने। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे, जिस वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैम्पर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और बहुत प्यारा इशू है ह्यूमन राइट्स का, बड़ा ही प्यारा इशू है। ह्यूमन राइट्स का इशू बेसिकली क्या है? जो कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इन जगह पे बेसिकली क्या है? मिलिटेंट्स हैं। अब मिलिटेंट्स हैं तो मिलिटेंट्स को मारा भी जा रहा है, एलिमिनेट भी किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। यूएसए के क्या कहना है? यार तुम ह्यूमन राइट्स वॉयलेट करते हो, लोगों को मार रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग ये। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान, इसका नाम मैंने नल्ला रखा हुआ है। अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा तो आप जान ही चुके होंगे नल्ले का, नल्ला बोलता हूँ उसको। बहुत बड़ा रीज़न है नल्ला। पॉइंट क्या है यार? नल्ला पाकिस्तान को फेवर करने का बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द यूएसए इटसेल्फ, दैट इज़ द जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। क्या ये तुम्हारा पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ऊपर अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, तो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अरेबियन सी का एक्सेस आपको दिलाएगा पाकिस्तान, ठीक है।
ऊपर आपको चाइना का पास का एक्सेस दिलाएगा, इंडिया के पास का एक्सेस, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको कौन दिलाएगा? पाकिस्तान। दैट्स वाई यूएसए का अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश है पाकिस्तान के साथ। दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो इंडिया और यूएस के रिश्ते में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये चैलेंजेस एक्चुअली बहुत बड़े हैं। आई एम नॉट सेइंग ये चैलेंजेस कवर अप नहीं किए जा सकते हैं, बट स्टिल इन्हें कवर अप करने में बहुत सारी टेंशन्स होंगी। इन द एसएसबी आपको ये चैलेंजेस इसी तरह से प्रिटेंड करने हैं कि यार क्योरेबल्स हैं, ये चैलेंजेस क्योर किए जा सकते हैं, इन चैलेंजेस को ठीक किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अपन कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे कि भैया नहीं आ रहा है, फिर अपन क्या करेंगे, भैया उसका सोल्यूशन ढूंढ के देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल आता है वाई यूएस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर रशिया। अगर यूएस पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है तो हम नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला रीज़न है डायस्पोरा। बताया था 4 मिलियन। 4 मिलियन कितना होता है? 40 लाख। इतना इंडियन रहता है यूएस में जो जॉब कर रहा है, ठीक है। अब ये इतना जब पैसा वापस भेजते होंगे, कितना रेमिटेंस आता है इंडिया में, कितना कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में? पहला। दूसरा, बैलेंसेस रशिया को बैलेंस आउट करता है। तीसरा, इंडियाज स्टांस नॉन अलाइनमेंट शो करता है ये, ठीक है, कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट पे भरोसा। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, द होल वर्ल्ड, ये तुम्हारा वर्ड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज़ यूएस, सेकंड इज़ रशिया, ठीक है। बट यहाँ पे एक तीसरा आउट निकल रहा है, दैट इज़ इंडिया, जो इसके साथ भी है, जो इसके साथ भी है। तो दैट्स वाई दीज पर्टिकुलर रीजंस की वजह से यूएस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अदर देन दैट, टेक्नोलॉजी, यूएस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास है। वो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ में आ रहा है? जो हमें वहाँ से सीखने को मिल सकता है वो बहुत कम जगह से सीखने को मिलेगा ना। वाई इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूएस? सबसे बड़ा पॉइंट, काउंटर बैलेंस। किसको काउंटर बैलेंस करना है भैया? चाइना को। क्योंकि इंडिया की लोकेशन देखो, आप पाकिस्तान के भरोसे चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, बिकॉज पाकिस्तान तो नल्ला है और नल्ला कभी भी पलट जाएगा। तो अब नल्ले के भरोसे तो जा नहीं सकते। आपको कौन चाहिए? आपको चाहिए इंडिया। टू काउंटर होम? टू काउंटर चाइना। समझ में आ रहा है? इसको काउंटर करना है अगर, तो हमें इंडिया चाहिए होगा। सेकंड, चीप लेबर्स। भाई बहुत हेवी पॉपुलेशन है इंडिया में, बहुत सस्ते में लेबर मिल जाएंगे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एवरीवन वांट्स एन ऑल्टरनेटिव। सभी को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। किसका ऑल्टरनेटिव चाहिए? टू चाइना। चाइना को ऑल्टरनेटिव चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया कुड बी द वन। क्यों? चीप लेबर है, चीप लेबर है हमारे पास, लैंड है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, पैसा आप खुद लगाओगे, राइट। दैट्स वाई इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा इंडियाज़ रोल कहाँ पे? आशियान में, या सही से बोलूँ तो किस में? साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की अच्छी खासी पकड़ है। और कहाँ पे? इंडो पैसिफिक में चाहिए ना भाई। इंडो पैसिफिक में अगर आपको चाहिए तो चाहिए ना, कोई होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। कल को हॉर्मूज बंद हो गई, मलक्का बंद हो गई, तो कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? इंडिया बचाएगा। इंडिया बोलेगा नहीं, इन भाइयों के लिए खोलो, ये हमारे भाई हैं, इनके लिए खोल देते हैं ना। समझ में आ रहा है? अब आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशियन क्राइसिस इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अब देखो, जैसे जो इंडिया है, ठीक है, अब वॉर किस में चल रही है? वॉर चल रही है इजराइल प्लस यूएसए वर्सेस, यार ये कलर चेंज करते हैं ना इसका, ये वाला करते हैं आज, नहीं यही वाला लगाते हैं ना, वर्सेस ईरान, राइट। अभी इंडिया जो है ये इनका भी बहुत अच्छा दोस्त है, ये इनका भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, यूएस का शिप हॉर्मूज में फंस जा रहा है, नो क्लियरेंस, बट वहीं इंडिया का शिप निकल जा रहा है। ये प्रॉब्लम है यूएसए के लिए। सेकंड,
इंडिया का स्टैंस, इंडिया का स्टांस आज भी न्यूट्रल है। हमने मेडिकल एड भेजा है ईरान में, हमने मेडिकल एड इजराइल में भी भेजे हैं, हमने पैलेस्टीन में भी भेजे, हमने लेबनान में भी भेजे। इंडिया का स्टैंस, यूएसए का कहना है बी क्लियर, यूएसए का कहना है बी क्लियर, टेक वन साइड। हम कह रहे क्यों हम साइड लें, ईरान इज़ गुड फॉर अस, इजराइल इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर अस, वाई विल हम एक साइड क्यों लें, दैट इज़ आवर स्टांस। तो ये इम्पैक्ट है वेस्ट एशियन क्राइसिस। अच्छा, एक होमवर्क लिखो, वाई मिडल ईस्ट इज कॉल्ड मिडल ईस्ट। ये तुम लोग क्या करोगे, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे। अगर कमेंट सेक्शन में मत भेजना तो इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं एक मिनट इस क्वेश्चन को ना अंडरलाइन मार दे रहा हूँ। वाई मिडल ईस्ट इज कॉल्ड मिडल ईस्ट, इसका आंसर मुझे चाहिए। तुम ही लोग दोगे इसका आंसर ना, कि मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि यार हमारे लिए तो वो मिडल ईस्ट में आता ही नहीं है, तो फिर उसे मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं। हम यहाँ पे वह हैं, वो यहाँ कहीं है, हमारे लिए तो ये मिडल ईस्ट कभी पड़ा ही नहीं, हमारे लिए तो हमेशा वेस्ट में आता है, तभी मैंने यहाँ वेस्ट एशियन लिख रखा था। बट हम उसे फिर मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं हमेशा। आपने भी हर जगह मिडल ईस्ट ही पढ़ा होगा, तो हम उसे मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं आप जानो, आप पढ़ के आओ, इसके बारे में ढूंढ के आना ना। चलो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। देखो बेसिकली कंक्लूजन में क्या है यार, लेक्चरेट पे आओ सीधे ना। जब ये टॉपिक तुम्हारे लेक्चरेट में आएगा ना, तो डिवाइड करना है इसको कुछ सेगमेंट्स में। क्या सेगमेंट्स होंगे, इंट्रो प्लस हिस्ट्री, पहला सेगमेंट हो गया इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री। सेकंड, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कि कौन कौन से मेजर एरियाज हैं। फिर मेजर चैलेंजेस प्लस वे फॉरवर्ड्स इफ़ पॉसिबल, ठीक है, वे फॉरवर्ड्स। इसके बाद रीसेंट सिनेरियो या करंट सिनेरियो, वट एवर जो भी चल रहा हो ना, जैसे यहाँ पे क्या भी चल रहा है, यहाँ पे वेस्ट एशिया चल रहा है, तुम्हारे टाइम पे कुछ भी चल सकता है ना, अभी कुछ घट जाए। और एट लास्ट में क्या, कंक्लूजन। डिलीवर योर लेक्चरेट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट अपना लेक्चर आप लेक्चरेट डिलीवर करना और ट्राई करना इसमें अच्छे से हो जाए, राइट। एक और बार मैं लिख देता हूँ सही से ना, इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना। इंडिया यूएसए, ये वाला कलर। सबसे पहले क्या, इंट्रो प्लस हिस्ट्री। इंट्रो प्लस हिस्ट्री में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम कवर करेंगे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब थी, 1954 से 1991, क्या थी कोल्ड वॉर एरा। और क्या कवर करेंगे हम, 1998 पोखरान कवर कर लेंगे हिस्ट्री में, राइट। और 2008 की सिविल न्यूक्लियर डील, ये हम हिस्ट्री में डाल लेंगे पूरा, राइट। उसके अलावा अगला पॉइंट, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में आ जाएगा, पहला हो जाएगा डिफेंस, इकोनॉमी, पीपल। ये तीन टाइप बेसिकली आप ले लो ना। अब उसके अलावा उसके आगे आपको अंदर क्या लिखना है वो आपका, आप जानो भाई, आपका टेंशन। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो गया। अब चैलेंजेस, बेसिकली चैलेंजेस में हम क्या क्या लिखेंगे। पहला चैलेंज हमारे लिए क्या है, रशिया, रशियाज फ्रेंडशिप। इंडियाज नॉन अलाइनमेंट, ये भी यूएस के लिए एक प्रॉब्लम ही है ना। टैरिफ्स एंड सैंक्शंस, H1B वीज़ा क्राइसिस, और भी जो चैलेंजेस है वो भी आप मेंशन करना है इसमें, राइट। उसके अलावा
अभी यहाँ पे चैलेंज हो गया करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो में क्या डाल देना, वेस्ट एशियन क्राइसिस, और G7 समिट डाल सकते हो आप, क्वाड की समिट डाल सकते हो ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। अब एक काम करते हैं, अपना माइंड मैप तैयार कर लेते हैं ना पूरा। ये माइंड मैप हमारा बन गया, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर नहीं है, बट गुड टू गो है ना, समझने वालों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ अपन डिस्कस कर रहे थे इसमें, ठीक है। यहाँ से अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। अपन को यूएस और इंडिया के बीच में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन योर पर्टिकुलर लेक्चरेट, जब भी आप लेक्चरेट डिलीवर करना, ये जो सामने आपके माइंड मैप आपको दिख रहा है, यू नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर माइंड मैप टू डिलीवर अ लेक्चरेट, बिकॉज अब जब इस माइंड मैप के थ्रू लेक्चरेट डिलीवर करोगे, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सीक्वेंस में जाएगा। Those who know my teaching style, those who attended my offline classes, they know what is the importance of structured format, right? इसी के साथ इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर वी कैन कवर 2 थिंग्स डिपेंडिंग ऑन यू गाइस, ठीक है, कि तुम लोग कमेंट करो, पाकिस्तान चाहिए और चाइना, जो तुम बोल दोगे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। लिख भी देता तुम्हारे लिए। नहीं यार, एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते ना, यहाँ लिख के तुम्हारा माइंड मैप नहीं ख़राब करते हैं, बाद में तुम मुझे गाली दोगे। यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान और चाइना। नेक्स्ट वीडियो कमेंट प्लीज़, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।